नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन में स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो गोधूली भाग 1 यानी 9 क्लास का जो गोधूली पुस्तक है उसी का भाग 1 से संबंधित पद्य खंड देखेंगे। इसमें हम लोग कविता वाले सेक्शन को देखेंगे क्योंकि कहानी और रिपोर्टाज निबंध से संबंधित वीडियो देख चुके हैं, तो ये गद्य खंड नहीं है, ये पद्य खंड है। तो इसमें हम लोग कविता और दोहा आदि को देखेंगे। इसके बाद जो है 10th क्लास का हम लोग करेंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2.0 है आने वाली है, उसमें अगर आप टीजीटी या पीजीटी 6 से लेकर 12 तक आप किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही रचनाकार हैं जो अगले पुस्तक में रचनाकार थे, यानी रचनाकारों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सभी के लिए फायदेमंद है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। हिंदी विषय के आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस बार क्वेश्चन SCRT पुस्तक से पूछा जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पद्य खंड गोधूली भाग 1 कक्षा 9, यानी इसमें गोधूली भाग 1 जो कक्षा 9 की पुस्तक है बिहार बोर्ड में, उसी को हम लोग पद्य खंड देखेंगे। यानी कविता वाले पद वाले सेक्शन, दोहा आदि के सेक्शन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कहानी और निबंध वाले सेक्शन को देख चुके हैं। तो ये जो है कविता वाले सेक्शन है, पद्य खंड है, तो इससे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि जितना अभी तक क्लास हुआ है और जितना होगा सारा का PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, और साथ ही साथ जो है 30 से लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। चलिए हम लोग जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अध्याय 1 है, इसमें जो है पद पढ़ना है। ये पद जो है रैदास के हैं। रैदास जो हैं कवि थे, उन्हीं की ये पद है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये सुखद समाचार ये है कि पिछली वैकेंसी में जो सीटें खाली रह गई थी वो सीटें को इस वैकेंसी में जोड़ दी गई है। तो लगभग पीजीटी में 6000 के समथिंग सीट है और टीजीटी में भी 6000 समथिंग सीट है। तो आप लोगों का थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ है, लेकिन आप लोग तैयारी करना ना छोड़ें क्योंकि कंपटीशन अभी भी बहुत है। तो आपको मन से मेहनत करना है, क्योंकि कैटेगरी भी जनरल में सीटें कम हैं, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करें और समय निकाल कर पढ़ें, क्योंकि पर्व त्यौहार का मौसम है। तो आप लोग जो है समय निकाल कर समय को मैनेज कीजिए और जितना नोट्स दिया गया है उसको रिवीजन कीजिए और सेट का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकें। तो कवि परिचय देखते हैं। रैदास का जन्म जो है 1388 ईस्वी में और निर्वाण जो है बनारस में ही सन 1518 ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। यानी बनारस में ही इनका जन्म हुआ 1388 में और 1518 में बनारस में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। ये व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास के 40 पद जो हैं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं या सम्मिलित हैं। यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आई कि रैदास जो है वो मानवता को ही धर्म मानते हैं, भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं, और ये जो है 40 पद इनके जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। अब जो यहाँ पद पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो नोट्स बनाया गया है परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि हम लोगों को जो है परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना है। बाकी चीज़ें तो हम लोग बाद में ही देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको परीक्षा की तैयारी करना है, हमें जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और समय बहुत कम है। तो मैंने चीज़ों को संयोया है और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है ताकि आप एग्जाम की दृष्टि से जो है अच्छे तैयारी कर सकें। तो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट जागी, प्रभुधि चुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवद चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
जैसे सुनहि मिरत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रैदासा। इसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं भी किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसके अपने अंतस में यानी अपने हृदय में अंदर में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर कार्य में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, यानी बनना चाहते हैं। दो पद यहाँ पढ़नी है। पहली पद हो गई। दूसरी पद है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, पर फर अरुमुर अनूप ना पाऊँ, थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भंवर जर मीन बिगारी, मरया गिरी बिंधियों भुअंगा, विष अमृत दोऊ एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहूँ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। इसमें कवि जो है निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता बताता है। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जड़ जो है अनूठे हैं, झूठे हैं, वे झूठे और गदरे हैं। इसलिए कवि पूजा अर्चना के कर्मकांड में ना पड़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है और अपने भीतर की ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाता है। इस पद के जो रैदास रचनाकार थे, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कविता है रैदास के द्वारा लिखा गया था। तो रैदास इस जो है कविता के रचनाकार थे, पद के रचनाकार थे। तो ये आपके समझ में आ गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है इसको जो है 2-3 बार देखिएगा। PDF जो दिया जाएगा उसको 1-2 बार पढ़िएगा, ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए। दूसरा अध्याय है कड़बक। कड़बक जो है मंझन के द्वारा लिखा गया है। मंझन जो है भक्तिकालीन कवि थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग मंझन का परिचय देख लेते हैं। तो मंझन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। इनके जीवन एवं जन्म के संबंध में काफ़ी मतभेद है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चला है। मधुमालती की रचना जो है 1545 ईस्वी में हुई थी। तो ये जो है मंझन के संबंध में था। अब जो है इसका जो है पंक्ति हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है, प्रेम अमोरिक नग संसारा। यहाँ जो पुस्तक में भाषा लिखी गई है वही भाषा मैंने यहाँ दिया है। प्रेम मतलब प्रेम होता है। ये जो रचनाएं हैं वो भक्तिकालीन की रचना है। तो उसी समय जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यही रचनाएं जो यहाँ है। प्रेम अमोरिक नग संसारा, जेह जिया पे मसो धनी अवतारा, प्रेम रागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा, प्रेम ज्योति समशिष्ट अंजोरा, दोसर न पाव प्रेम कर जोरा, बिरुरा कोई जाके सिर भागू, सो पाव यह प्रेम सुगाहू, शबद उच चरहूँ जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर दे जो सो राजा, प्रेम हाट चहु है पसरी, गए बनी जो जे रोई, राहा और फर गाहक जनि डहकावे कोई। यहाँ जो है पद है, यहाँ जो है उसको सोठा से बांधा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो बंद है, अमर ना होत कोई जग हरे, मरि जो मरे ते ही मिचू ना मारे, प्रेम के आगे सही जही आचा, सो जग जनमी कार्य से हूँ बाचा, प्रेम सरनी जेई आपू उबारा, सो ना मरे काहू कर मारा, एक बार जो मरि जीव पावे, कार्य बहुरी ते ही नियर न आवे, मृत्यु का फर अमृत होई गाया, निश्चय अमर ताही कैकाया, जो जिहूँ जानही कार, भव प्रेम शरण न करि नेम, फिरय दुहूँ जग कार, भव शरण कार जग प्रेम। तो ये जो बंद था, इसमें जो है महाकवि यानी मंझन जो है सूफी कवि थे। अतएव उन्होंने सूफियों की प्रेम पद्धति को ही अपनाया। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रस्तुत दोनों करवक में प्रेम महत्व को ही उद्घाटित करते हैं। कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही यह संसार प्रकाशमान है। इस पद के जो रचनाकार हैं मंझन हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग जो है तीसरा अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा अध्याय है पद है। यहाँ भी पद दिया गया है। ये जो पद है गुरु गोविंद सिंह का है। आपको पता होना चाहिए, खालसा पंथ के ये संस्थापक थे। तो
तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सन 1666 में हुआ था। उनका मूल नाम गोविंद राय था। ये खालसा पंथ की स्थापना की। 1708 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जापू साहिबा, अकार उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम मारा। तो ज्ञान प्रबोध और चंडी चरित्र बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है, तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है हम लोग पद को पढ़ते हैं और इसका जो है अर्थ समझते जाते हैं। मैंने जो है यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इसे बनाया है, तो ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखते निकलेंगे। कोऊ भय मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, कोहु ब्रह्मचारी, को जतियन मनावो, हिंदू तुरक को रफाजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचानबो, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई भूर भ्रम मानवो, एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जोते जानबो। इसमें जो है तमाम भेदों के पीछे मनुष्य की जो अंतर्वर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपर भी भेदों के भीतर जो है आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति है। कवि जो है मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में वह एक पूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा की है। अब जो है इसका दूसरा जो पद पढ़ना है। जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे है कै फेरी आग में मिराहिंगे, जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरत है, धुर के कनुका फिर धुर ही समाहिंगे, जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे, तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सबय ताही में समाएंगे। इसमें जो है परमात्मा की विश्व रूप के स्वरूप में पहचान की गई है। यह अजर अमर व्यापक और बहुरूपी है। इसी विश्वरूपी परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन होना है। ये जो पद हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो है परक पावड़े जो रचना है हरिऔध का है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परक पावड़े किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। सन 1947 में हरिऔध जी की मृत्यु हो जाती है। प्रिय प्रभास, चोखे चौपते, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे आदि इनकी प्रमुख रचना है। अब जो है हम लोग कविता की पहली जो बंद है उसको देख लेते हैं। आज क्यों है बहुत भाता, भोर बहुत है भाता, क्यों खिली है आसमान की डारी, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोरी भरी लिए थारी। पहला बंद है। अंतिम बंद है। देखने देखने राह थक गई आके, देखते यहाँ होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। देखते राह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं, अगर आज आ रहा है तू, हम परक पावड़े बिछाते हैं। परक माने हो गया आंखें, ये जो परके हैं। पावड़े माने होता है इंतजार करना, जो है किसी की प्रतीक्षा करना। तो ये जो है प्रस्तुत कविता में प्रकृति का व्यापक मनोहरी रूप प्रकट हुआ है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव संश्लिष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। यहाँ देखिए ये जो कविता लिखी गई है गुलामी के तहत लिखी गई। जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, तो उसी में जो है सूर्योदय का अर्थ है, माने स्वतंत्रता का प्रतीक है सूर्य। तो वही स्वतंत्रता के जो है रूपरेखा खींचा गया है, कविता में स्पष्ट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां अध्याय है मैं नींद भरी दुख की बदरी। बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है। महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं जो 4 स्तंभों में एक हैं। इनका जन्म जो है 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। सन 1987 में इनका देहांत हो जाता है। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थी। प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, रश्मि, यामा, दीपशिखा आदि। महादेवी वर्मा को भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। मैं नींद भरी दुख की बदरी कविता संग्रह यामा में संकलित है। यानी यामा जो जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था,
उसी रचना में जो है मैं नीर भरी दुख की बदरी जो कविता है वो संकलित है। इसको जो है ये महादेवी वर्मा गीत के रूप में कविता लिखे हैं, तो हम लोग इसको गीत के रूप में पढ़ सकते हैं। तो चलिए कविता को देखते हैं। अस पंदन में चिरे निस पंदे बसा, क्रंदन में आहते विश्व हसा, नैनों में दीपक से जरते, परे को में निर्झरनी मचरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पर आगे झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकूर, छाया में मरे बयार परी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घेर धूमिर, चिंता का भार बनी अबिरर, रज कन न जरे कन हो बरसी, नभ जीवी अंकुर बन निकरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, पथ को न मरिन करता याना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, शुद्धि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कर थी मिटे आज चरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी। कावित्री के लिए व्यक्तित्व जो है अभाव से पैदा होने वाला दुख इतना मुरीबान और अस्पृहनीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती है और अपने को नीर भरे दुख की बदरी कहती है। बदरी जल से भरी होती है, बदरी का जल अपने लिए नहीं होता, सृष्टि के लिए होता है, वह तप्त विश्व को नहलाती है। बदरी विश्व के लिए जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है, लगता है पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु जल बरसाकर उसका समूचा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह करुणशील व्यक्ति भी संसार में करुणा का जल लेकर आता है और उसे संतप्त हृदय पर बरसाता है। उसका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता, वह तो दूसरे के सुख दुख में को शामिल कर अपने को बांटता है। नभ में उसका अपना कोई कोना भरे ना हो, किंतु जहाँ कहीं हरितिमा का उदास और सौंदर्य है वहाँ मौजूद है, व्याप्त है। इस कविता में ध्वनित दुख या करुणा की यही दशा है। इस कविता के जो रचनाकार थे महादेवी वर्मा थे। तो हम लोगों ने ये कविता को देखा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा जो है कविता है आ रही है रवि की सवारी। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि आ रही है रवि की सवारी किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 1907 ईस्वी को हुआ था। 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया। प्रमुख रचना है मधुसारा, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। बच्चन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रस्तुत कविता आ रही रवि की सवारी निशा निमंत्रण से दी गई है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान में रखना ही होगा कि ये जो आ रही है रवि की सवारी कविता किससे दी गई है, तो इसकी पुस्तक है निशा निमंत्रण, उसी से ये कविता दी गई है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए और रखनी होगी। आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने आपके परीक्षा की दृष्टि से यहाँ चीज़ें को समाहित किया है ताकि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो सर चलिए हम लोग कविता को एक बार देख लेते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कर कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछरू विजय कर यह ठिठकता देख कर, यह चाहता उछरू विजय का पर ठिठकता देख कर, यह रात का राजा बना है, रात का राजा खड़ा है, राह में बन कर भिखारी,
आ रही है रवि की सवारी, आ रही है रवि की सवारी। इसमें जो है कवि ने राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता और नवनिर्माण का सूर्य उदय होता दिखाया है। यह एक आशावादी कविता है। यानी रवि की सवारी का मतलब है सूर्य जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये आज़ादी की कल्पना की जा रही है। यहाँ देखिए, रात का राजा बना है राह में बनकर भिखा, यानी रात का राजा खड़ा है, यानी जो गुलामी के राजा हैं अंग्रेज जो थे वो अब खड़ा है बनकर क्या, भिखारी, यानी कुछ मांग रहे हैं देश से कि हमें ये दे दो, हम देश छोड़ देंगे। तो क्या है, भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है, यानी स्वतंत्रता आने वाली है, स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो ये जो कविता है कुछ स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा सकता है। ये राष्ट्रीय जीवन पर लिखा कविता माना जा सकता है। प्रकृति में जो है राष्ट्रीय संवेदना की भावना को कवि ने बहुत ही मनोहर ढंग से दिखाया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। समय रहता तो हम लोग इस कविता को बहुत विस्तृत से देख सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो समय का महत्व निर्धारित करते हुए हम लोग चीज़ें को देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। पूरा हिंदुस्तान मरेगा पहला जो 7वां अध्याय है, कविता है। इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था। ये प्रगतिवादी जो धारा थे उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। 2000 में इसका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, रोक आरोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे आदि। तो ये रचनाएं को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है कविता को पढ़ देते हैं। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान में, देश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को ज्ञान मिले, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिले, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ हमको तुमको प्राण मिले, मोजों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता में कवि का जनवादी जो स्वप्न अभिव्यक्त हुआ है। कवि के मानस में आज़ाद हिंदुस्तान का एक ऐसा चित्र है जिसकी उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। यह कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि जनता में आशा की स्फूर्ति जगाना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। ये एक आशावादी कविता है, आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो है एक कल्पना किया गया है कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो कैसा परिदृश्य होगा। तो ये स्वतंत्रता के पहले की कविता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है हम लोगों को खुशियाँ मिलने वाली है और ज्ञान मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति हुई है वो आप खुद सोच सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा ईश्वर कविता है जिसका रचनाकार लीलाधर जागुरी हैं। उनका जब जो है धननगांव में टिहरी उत्तराखंड में 1944 में होता है। इनकी प्रमुख रचना शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद। जगुरी को जो है अनुभव के आकाश में चांद कविता संकलन पर 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा ईश्वर उनकी कविता संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में से दी गई है। यानी हमारे जो पाठ में रखा हुआ है मेरा ईश्वर कविता, वो उनकी एक कविता संग्रह है, ईश्वर की अध्यक्षता में उसी से दी गई है। हमने जो भी पॉइंट यहाँ संग्रहित किया है उसको आपको 2-4 बार देखना होगा ताकि चीज़ों को आप लोग आराम से स्पष्ट समझ सकें। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, चीज़ें को समझिएगा। PDF आपको भेज दिया जाएगा कल शाम तक या परसों सुबह में सारा PDF जो बचा हुआ है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और जिनको भी 39 नंबर तक PDF नहीं मिला है वो मैसेज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का टोटल PDF भेज दिया गया है, जिसको नहीं मिला है मैसेज कर दिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको भेज दिया जाएगा। कुछ जो है रजिस्ट्रेशन करवा कर स्क्रीनशॉट नहीं भेजे हैं तो वो भेज दें ताकि हम PDF उनको प्रोवाइड करवा सकें। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। मेरा देवता नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। ना दुखी रहने का कारोबार करना है, ना सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवा इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली है।
यह कविता उस प्रभु वर्ग पर गहरी चोट करती है जो मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपने शिकंजे में लेता है और उससे अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखता है। यानी जो आप मजदूर हैं या मजदूर वर्ग जो है किसी अंडर में काम करते हैं और उसका जब काम नहीं करते हैं यानी खुश रहते हैं, तो उसी में जो है काम नहीं करके अपने में जब खुश हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, तो ये जो है नाराज हो जाते हैं। यहाँ जो है प्रभुत्व जो वर्ग है, शासन वर्ग जो है, उसी को कविता के माध्यम से प्रहार किया गया है, उस पर चोट किया गया है। तो इसके रचनाकार लीलाधर जगूरी थे, आपको पता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां जो अध्याय है रुको बच्चों, ये इसके रचनाकार राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। प्रमुख कृतियां हैं एक दिन बोड़ेगी पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की बर्तनी। उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी राजेश जोशी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पहली बंद है रुको बच्चों, रुको सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। अंतिम बंद है सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है, रुको बच्चों इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। ये जो कविता है व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा। प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है। यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में है, लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वहन के लिए नहीं है। वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने का जल्दी में है। ऐसे में कवि बच्चे को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चा जो हमारा भविष्य है वह कहीं इनकी अंधी रफ्तार में दब कुचल ना जाए। प्रतीकार्थ यह कि बच्चे रुककर संभल कर सोच विचार कर आगे बढ़ें और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा ना बनें। यानी बच्चे को समझाकर यहाँ जनता को समझाया जा रहा है, और जो शासक वर्ग है जो रौंदने पे उतारू हैं, गरीब और मजदूरों को रौंदना चाहते हैं, उसी पे प्रहार किया गया है ताकि गरीबों का दर्द यहाँ बयां होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। 10वां अध्याय है निम्मो की मौत पर। यहाँ देखिए बहुत ही एक नाम आया है, निम्मो की मौत। निम्मो जो है एक नौकरानी थी, उसी पे ये कविता लिखा गया है। विजय कुमार जो है उन्हीं को केंद्र में बनाकर जो है कविता लिखते हैं। विजय कुमार का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अदृश्य हो जाएगी सुखी पतियां, चाहे जिस शक्ल से आदि हैं। निम्मो की मौत पर उनकी काव्य पुस्तक यानी रात पारी से ली गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, रात पारी कविता संग्रह से निम्मो की मौत कविता ली गई है। तो चलिए निम्मो की मौत की पहली पंक्ति जो है कविता पढ़ते हैं। वह भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी, हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक, एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग, वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। ये जो है पहला बंद है। अंतिम बंद है, पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वह सहसा, उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था। यह कविता निम्मो और उस जैसे घरेलू नौकरानी को लेकर लिखी गई है, जिसका महानगरीय समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी तरह का प्रश्न नहीं किया जाता। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जाति के प्रति जो है एकाग्र दिखलाई पड़ती है। इसमें मानवीय संवेदना का चित्रण हुआ है। यानी जो कवि जो हैं, जब मुंबई में से इनका ताल्लुक था, मुंबई में रहते थे, तो वहीं जो एक नौकरानी की स्थिति का जो है केंद्र में रहकर चित्रण किया है और दिखाने का प्रयास किया है कि महानगरों में इन लोगों को मृत्यु पर कोई प्रश्न नहीं उठता और कोई जो है हंगामा नहीं होता। ये जो है इसकी दशा को वर्णन करती है, इसकी स्थिति को यहाँ कवि वर्णन करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्मो की मौत कविता में किसका वर्णन हुआ है, तो उसकी दशा दिशी स्थिति यानी उसकी जो व्यथा है, गरीबी का दर्द है, उसका जो है वर्णन हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां अध्याय की ओर। 11वां अध्याय है समुद्र। समुद्र कविता के रचनाकार सीताकांत महापात्र का जन्म 1937 में ओडिशा में हुआ था। आदिवासी समाज की गरीबी, परंपरा और संस्कृति बोध उनके साहित्य में गहरी सहानुभूति के साथ उपस्थित हुआ है। यूं उड़िया भाषा के कवि हैं, यानी ये जो है उड़िया भाषा के कवि हैं। प्रमुख रचना है अष्टपदी, समुद्र आदि। उन्हें 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार,
1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी सीताकांत महापात्र हैं, उनकी एक रचना थी जो हम लोगों को पीजी में पढ़ना था, मगध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो वहाँ इनकी कविताओं को, उड़िया कविता था, सुबह की धूप कुछ ऐसा ही करके कविता था, ध्यान में नहीं आ रहा है क्योंकि लगभग 3-4 साल पढ़े हो गया है। तो कविता थी जिसको पढ़ना था, शायद सुबह का ही धूप थी, तो उस जो है उड़िया कविता का अनुवाद करके हिंदी में रखा गया था। तो इनकी जो कविता है प्रकृति से हेरा मेरा रहता है और प्रकृति को चित्रण करके जो है ये उनमें भावना देना चाहते हैं, संवेदना देना चाहते हैं। तो चलिए मानव रूप में देखते हैं समुद्र का वर्णन। समुद्र का कुछ नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, जो भी ले जाना है ले जाओ, फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। यानी समुद्र जो है कहता है कि जितना कुछ है ले जाओ, लेकिन हम जो है हमेशा देते रहेंगे क्योंकि हमारा अभिलाषा ही वैसा है, चित्रण ही वैसा हुआ है। उन पक्षियों का रीप पोछकर मिटाना ही तो है काम मेरा, तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर अडोरम में मेरा देना ही तो है काम मेरा। समुद्र कविता में समुद्र का चरित्र प्रकट किया गया है। समुद्र यहाँ समाज का प्रतीक भी कहा जा सकता है। समुद्र जो प्रकृति का एक प्रमुख हिस्सा है, मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है क्योंकि वह अक्षय है और मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को जानता है। यह कविता आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की तीखी आलोचना करती है। यानी देखिए यहाँ जो है समुद्र के द्वारा समाज की जो उपभोक्तावादी है उसी पर जो है करारा प्रहार किया गया है, उसकी आलोचना ये कविता करता है। तो इसके रचनाकार जो हैं सीताकांत महापात्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको समय मिलेगा तो इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो सके। मैंने यहाँ एग्जाम की दृष्टि से सारी चीज़ों को समाहित किया है ताकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जा सके। पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। 12वां जो अध्याय है, कुछ सवाल। पाब्लो नेरुदा का जन्म दक्षिणी अमेरिका देश चिली के परार शहर में 1904 में हुआ था। 1973 की सैनिक प्रतिक्रांति के जरिए आए सरकार के तख्ता पलट के ठीक बाद उनका देहांत हो गया। यानी तख्ता पलट जो कारा विरोधी आंदोलन था उसी में ये जुड़े थे। तो इनकी जो कुछ सवाल कविता है उसको देखते हैं। यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है, ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पुल के बदलने का वक्त आ गया, जारे इतने सुस्त रफ्तार क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड्डीमान कैसे जानी है जरे कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना ही है और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना, क्या हमेशा वही बसंत होता है, वही किरदार फिर दोहराता है हुआ। प्रकृति से ये सवाल कर रहे हैं प्रस्तुत कविता। कुछ सवाल के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं विध्वंस और निर्माण को साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य की अदम्य जिजीविषा में विश्वास रखते हैं। उनका पक्का विश्वास है कि अंततः जड़ों के उजाले की ओर ही बढ़ना है तथा प्यार को स्वागत अनेक रंगों और फूलों से करना है। तो इसके रचनाकार पाब्लो नेरुदा थे, आपको ध्यान में रखना है। इसे 2-4 बार देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और आप अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रचनाकार वही हैं, सिर्फ कविता और कहानियाँ बदलती है। तो हर एक क्लास में लगभग रचनाकार इन्हीं को पढ़ना है। हिंदी साहित्य में इनको पढ़ना है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका जो प्रश्न पूछा जाए कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आंसर करके आएँ। अब जो है इससे संबंधित कुछ MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे हम लोग उससे जो है परिचित हो सकें। तो चलिए MCQ देखते हैं। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी है। इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 4 ही विकल्प रहेंगे। तो उसी के अनुरूप मैंने जो है यहाँ विकल्प को रखा है। तो आप इसका जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऊपर पढ़ाया गया है, दिमाग अगर ध्यान में दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो है विकल्प का हो जाएगा। रैदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेम हाट चहु दिसी है पसरी, गए बनिजो जे रोई, राहा औ फर गाहक जाने डहकावे कोई।
उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो आप लोगों को ऊपर पढ़ाया जा चुका है, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ग मंझन की ये पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 40 पद संकलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा के किस संकलन में संग्रहित है? मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा के किस संकलन में संग्रहित है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। यामा जो पुस्तक है उसी में संग्रहित है। आपको पता होना चाहिए यामा के लिए 1982 में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? कौन सी जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की नहीं है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कैसी कविता है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कैसी कविता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो वहाँ पढ़ाने वक्त बताया गया था यह एक आशावादी कविता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीलाधर जागुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको बताना है इन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऊपर पढ़ाया गया था अनुभव के आकाश में चांद के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती थी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। विजय कुमार इस पंक्तियां के रचनाकार हैं जो निम्मों की मौत पर कविता से दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कौन सी रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी, क्योंकि वैदेही वनवास चौहते चौपदे चोखे चौपदे तीनों जो है उनकी रचना है। एक इनकी और प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो हरिऔध की रचना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कवि ने निम्मों की तुलना किससे की है? कवि ने निम्मों की मौत पर जो कविता लिखे हैं उसकी तुलना यानी निम्मो जो नौकरानी थी उसकी तुलना किससे की है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भीगी हुई चिड़िया से की है। तो भीगी हुई चिड़िया से निम्मों की तुलना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जो MCQ और टॉपिक था मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपकी तैयारी में जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान निभा पाएगा और आपकी तैयारी को गति प्रदान कर सकेगा। तो आप लोग इसको PDF को 2-4 बार देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और अभी समय निकाल कर आप लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए। नोट्स का जो पुस्तक हम बताए हैं उसका भी अध्ययन कीजिए और व्याकरण वाले सेक्शन को भी देखते रहिए। 9वां 10वां जो कराना था तो 9वां का हो गया है। कल जो है हम लोग 10वें वाले सेक्शन को देखेंगे। रात को एक वीडियो हो सकता है जाए। तो 10वां को ख़त्म करने के बाद 11वां 12वां का देखेंगे और NCERT के जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे। कहीं से हम कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। समय भी हमारे पास है। लगभग 15 से 16 तारीख तक जो है टॉपिक ख़त्म कर देंगे। मेरी यही कोशिश है। और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट किया जाएगा 15 तारीख के बाद से। तो आप लोग जो है रिविज़न करें ताकि प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर अच्छा हो सके। और आप लोग जो है लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और समय मिलता है तो जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी अभ्यास करें। आप लोग जो हैं समय को जो है मैनेज कीजिए और पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगाइए। इस बार वैकेंसी जो है पिछली जो खाली सीटें थी जुड़ गई है तो सीटें बढ़ने से कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन आप लोगों को तैयारी अच्छे ढंग से करना होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। हम यही चाहते हैं कि आपकी सफलता
जो है मेरे आप सफल होकर एक योग्य टीचर बन सकें। तो आप लोग जो है पढ़ाई में लगे रहिए, पर्व त्यौहार है उसको मैनेज कीजिए, समय को आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। अभी तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपया पे करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना होगा सारा PDF मिल जाएगा। मेरे नंबर 72 61 81 53 07 नंबर है। इस पे आप लोग जो है फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके पेमेंट कर सकते हैं 249 का, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपके व्हाट्सएप पे पुनः PDF जो है सेंड कर सकूं। तो आप लोग जो है 249 रुपया का जो है पेमेंट करके मेरे इस नंबर पे, इसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको PDF प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि समय बहुत कम है तो आप लोगों को PDF का रिवीजन करना चाहिए ताकि आपका जो ज्ञान में भी है वृद्धि हो जाएगा और आपकी चीज़ों को जो है कम अध्ययन में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आप लोग जो है नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं करवा दें, और जो करवा दिए हैं वो नोट्स का रिवीजन करते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें। आप लोगों को जो है पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि 20 दिन की मेहनत में 20 वर्ष का लाइफ आप लोग अच्छे से गुजार सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि समय निकाल कर पढ़िए और अपना रिजल्ट पक्का कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।